हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है चौकीदार। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पापा, बस हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज़ घर का ख्याल रखना। हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भी भूख लगेगी लेकर खा लेना। रात तक का ही खाना बना दिया है। हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा, और हम लोग वैसे भी खाना खाकर ही आएंगे। और हाँ, जाते जाते बाहर ताला लगाकर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। दोनों बेटे और बहुएं कहते हुए अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का रिजॉर्ट जाने का मूड है। सुबह से शाम तक वहीं मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार भी किसी ने मुकेश जी से नहीं पूछा कि वह भी जाना चाहते हैं या नहीं। मुकेश जी फिर से उठकर खिड़की के पास चलकर गए। देखा तो दोनों बेटे अपनी कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर यूं ही ताकते रह गए। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और वहां रखे कैसरोल में झांक कर देखा। उसमें 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे, अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से ही निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा। इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे, तब भी बहू इतना सा ही खाना बनाकर गई थी। रात को घर आने के बाद मुकेश जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था, बहू मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे बेटे तो वैसे भी अपनी पत्नियों की ही सुनते हैं। पर आज फिर वही। एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वो थी जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूँ मैं। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूम फिर लूँगा, पर आज मैं बीमार नहीं हूँ, फिर भी हर कोई घर में मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक था, महीने में 2 बार तो परिवार के साथ बाहर ही जाते थे। पर अब कितने दिनों से घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं ताले में बंद करके जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछते कि पापा आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है। किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं दोस्तों के भी फ़ोन नहीं आते, ना उनका फ़ोन लगता है। चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। आज मैं ठीक हूँ तब भी मेरी कदर नहीं है, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूँगा तो मुझे तो पूछेंगे भी नहीं। किसी न किसी निर्णय पर पहुँचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अभी मुकेश जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। जब मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ से उनके दोस्त राजेश जी बोल रहे थे, और मुकेश कैसा है, कितने दिनों बाद तेरा फ़ोन लगा है। अरे राजेश, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई भाई। ये पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम मनाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं। मतलब ये है कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर रामेश्वरम घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार। पिछली 2 बार भी तू मना कर चुका है। क्या मैंने मना किया? कब? अरे पिछली बार वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे, और उससे पहले निर्मल मानसरोवर पर यात्रा पर गए थे। तेरे फ़ोन पर फ़ोन लगाओ तो लगता नहीं है। आखिर तेरे बेटों को फ़ोन लगाया, तब तेरे बेटे ने कहा कि पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी के बगैर उनका मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और के नंबर से फ़ोन लगाया तुझे। कमाल है, ये नंबर तो लग गया। सुनकर मुकेश जी हैरान थे। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी 2 बार यात्रा हो चुकी है। मतलब बेटों ने उन तक बात पहुंचाई ही नहीं थी। और फिर उनका मोबाइल। अरे क्या हुआ, जवाब तो दे। अचानक राजेश जी की आवाज़ से मुकेश जी की तंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार ज़रूर आऊँगा। कितना क्या पेमेंट देना है वह बता देना, मैं डिपॉज़िट करा दूँगा। चल, मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वहीं सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, वह तो बाद में भी दे देना। कम से कम तूने हाँ तो की। वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली है। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता तो हम आज तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा,
पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, कल सुबह ही निकलना है, कहकर राजेश जी फ़ोन रख दिया। राजेश जी के फ़ोन रखते ही मुकेश जी ने अपना फ़ोन चेक किया। मुकेश जी के अधिकतर सभी दोस्तों में उसमें ब्लॉक कर रखे थे। पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊटी घूमने गए थे। देखकर मुकेश जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा। कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले अपने दोस्तों को अनब्लॉक किया। अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किए। अपने स्पोर्ट्स शूज़ निकाले और उनकी धूल साफ की। कुछ कैश और आईडी अपने पास रखे। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किए। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ आया उसी हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतज़ार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब तक मुकेश जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहुएं चाय पी रहे थे तो मुकेश जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़े बेटे ने पूछा, कहाँ चल दिए पापा? मैं अपने दोस्तों के साथ टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। मुकेश जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, अरे पापा जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलुरु के लिए रवाना होना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? छोटी बहू ने भी कहा, और क्यों फालतू के पैसे खर्च करना? आपके पास इतना ही पैसा है तो हमें दे दीजिए। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लग रही है आपको? कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसलिए चुपचाप अपना सामान कमरे में रख दीजिए। मुझे ऑर्डर देने वाली तुम होती कौन हो बड़ी बहू? तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा, वह आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए ब्लॉक किया था। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चों को खुद संभालो। और रही बात घूमने फिरने की, तो वह मैं अपने खुद के कमाए पैसों से कर रहा हूँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कहकर मुकेश जी वहाँ से रवाना हो गए। बेटे और बहू से कुछ बोलते ना बना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।